इससे पहले की क्लास में हमने बौद्ध धर्म के प्रभाव के बारे में डिस्कस किया था, बट कुछ और ही पॉइंट है सो बौद्ध धर्म के प्रभाव से संबंध रखते हैं। उस पॉइंट का हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। गौतम बुद्ध ने यदि बौद्ध धर्म के अंतर्गत देखें, बौद्ध धर्म के प्रभाव के अंतर्गत देखें तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म से संबंधित जो नियम बनाए थे, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म से संबंधित जो नियम बनाए थे, उस नियम के कारण मालिकों को गुलाम बनाने में मदद मिली। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म से संबंधित जो नियम बनाए थे, उस नियम के कारण मालिकों को गुलाम बनाने में मदद मिली। मालिकों को गुलाम बनाने में मदद कैसे मिली? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म से संबंधित जो नियम बनाए थे, उस नियम के कारण मालिकों को गुलाम बनाने में मदद कैसे मिली? इस एंगल से देखें तो हम पाएंगे गौतम बुद्ध के नियम के अंतर्गत जो कर्जदार हैं वो बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकते थे। गौतम बुद्ध के नियम के अंतर्गत जो कर्जदार हैं वो बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकते थे। इस कारण साहूकारों और धनी के चंगुल से इन कर्जदारों को छुड़ाना मुश्किल हो गया। इस नियम के कारण इन कर्जदार को साहूकारों और धनी के चंगुल से छुड़ाना मुश्किल हो गया। और गौतम बुद्ध के नियम के अंतर्गत देखें तो ये जो दास हैं ये भी बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकते थे। ये जो दास हैं ये भी बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकते थे। तो ये जो गौतम बुद्ध ने कर्जदार के संबंध में, दास के संबंध में जो नियम बनाए थे, उस नियम के अंतर्गत ये बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकते थे। और इसका क्या प्रभाव हुआ? इससे मालिकों को गुलाम बनाने में मदद मिली। अब प्रश्न उठता है कि गौतम बुद्ध ने ये ऐसा नियम क्यों बनाया? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म से संबंधित ऐसा नियम क्यों बनाया जिसके अंतर्गत कर्जदार और साहूकार इस बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकते? और इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि मालिकों को गुलाम बनाने में मदद मिली। इस एंगल से देखें कि गौतम बुद्ध ने ऐसा नियम क्यों बनाया, तो इस एंगल से देखें तो हम पाएंगे गौतम बुद्ध ने बदलते भौतिक जीवन को समझा। गौतम बुद्ध ने बदलते भौतिक जीवन को समझा और इस नियमों के माध्यम से उसे मजबूती प्रदान की। गौतम बुद्ध ने बदलते भौतिक जीवन को समझा और इन नियमों के माध्यम से उसे मजबूती प्रदान की। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि बदलते भौतिक जीवन क्या है? बदलते भौतिक जीवन से आप क्या समझते हैं? ये क्या पॉइंट है? क्योंकि जब तक आपका ये पॉइंट नहीं क्लियर होगा कि बदलते भौतिक जीवन का मतलब क्या है, तब तक ये कांसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब अगर बदलते भौतिक जीवन की बात करें, क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो ये नियम बनाए हैं, गौतम बुद्ध ने कर्जदार के संबंध में, दास के संबंध में जो ये नियम बनाए हैं, वो किस कारण से बनाए हैं? क्योंकि उन्होंने बदलते भौतिक जीवन को समझा। इस कारण से ये नियम गौतम बुद्ध ने बनाए और जिसका प्रभाव आप देख रहे हैं कि मालिकों को गुलाम बनाने में मदद मिली। अब यदि इस बदलते भौतिक जीवन की बात करें तो ये क्या है? तो यहाँ पे पाएंगे कि लोहे के उपयोग के कारण, किसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं? बदलते भौतिक जीवन। ये क्या है? बदलते भौतिक जीवन का मतलब क्या है? बदलते भौतिक जीवन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे हम देखें तो हम पाएंगे कि लोहे के उपयोग के कारण, लोहे के उपयोग से गंगा के मैदानी क्षेत्रों में घने जंगलों की सफाई करने में मदद मिली। लोहे के उपयोग से गंगा के मैदानी क्षेत्रों में घने जंगलों की सफाई करने में मदद मिली। और जब गंगा के मैदानी क्षेत्रों में घने जंगलों की सफाई करने में मदद मिली तो इससे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। और जब कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ तो उस कृषि कार्य के लिए दासों की जरूरत में क्या हुई? वृद्धि हुई। जब इस गंगा के मैदानी क्षेत्रों की लोहे के उपयोग के कारण गंगा के मैदानी क्षेत्र के घने जंगलों की सफाई करने में मदद मिली तो इससे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। और इस कृषि क्षेत्र के विस्तार के कारण दासों की आवश्यकता में वृद्धि हुई, क्योंकि इस कृषि क्षेत्र का जब विस्तार हुआ,
जब कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ तो कृषि कार्य के लिए दासों की आवश्यकता में, दासों की जरूरत में वृद्धि हुई। और गौतम बुद्ध के ये जो नियम थे, कर्जदार और दास बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकते थे। इस नियम के कारण मालिकों को गुलाम बनाने में मदद मिली। यानी जो कृषि क्षेत्र में जो दासों की जरूरत थी, कृषि क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए जो दासों की जरूरत थी, जो दासों की आवश्यकता थी, इस नियम के कारण, गौतम बुद्ध के इस नियम के कारण उस आवश्यकता की पूर्ति हुई। गौतम बुद्ध के इस नियम के कारण उस आवश्यकता की क्या है, पूर्ति हुई। अब इस बदलते भौतिक जीवन के अंतर्गत जो दूसरा एंगल देखें, इस बदलते भौतिक जीवन के अंदर हम 2 पॉइंट का एनालिसिस करेंगे। बदलते भौतिक जीवन को समझने के लिए 2 पॉइंट का एनालिसिस करेंगे। लोहे के उपयोग का एनालिसिस हो गया, अब एनालिसिस करेंगे सिक्के का। सिक्के के प्रचलन के कारण, सिक्के के इस्तेमाल के कारण, बदलते भौतिक जीवन के अंतर्गत यदि हम देखें तो सिक्के के इस्तेमाल के कारण वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि हुई। सिक्के के इस्तेमाल के कारण वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि हुई और इससे व्यापारियों के इनकम में, आय में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। इससे लोगों के आय में भी वृद्धि हुई। अब जब लोगों के आय में, इनकम में वृद्धि हुई, व्यापारियों के आय में वृद्धि हुई, अब उन्हें घरेलू स्तर पर दासों की, गुलामों की जरूरत बढ़ी। इस सिक्के के इस्तेमाल से जब वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि होता है तो इससे व्यापारियों के आय में वृद्धि होती है। वो किस वर्ग में आते हैं, धनी वर्ग में आते हैं। इस धनी वर्ग में आने के कारण उनकी घरेलू कार्यों के लिए दास की जरूरत, घरेलू कार्यों के लिए दासों की आवश्यकता में वृद्धि होती है। और गौतम बुद्ध के ये जो नियम थे, गौतम बुद्ध के इस नियम ने उस दासों की आवश्यकता की, गौतम बुद्ध के कर्जदारों को और दास के संबंध में, गौतम बुद्ध ने कर्जदारों और दास के संबंध में जो नियम बनाए थे, उस नियम के अंतर्गत हम देखें तो ये जो धनी वर्ग लोग हैं जिन्हें दास की जरूरत है, उनकी आवश्यकता की क्या होती है, पूर्ति होती है। तो ये एंगल आप देख सकते हैं, ये जो कि गौतम बुद्ध ने ये जो नियम बनाए, क्यों बनाए, गौतम बुद्ध ने इस नियम को क्यों बनाया, क्योंकि गौतम बुद्ध ने बदलते भौतिक जीवन को समझा और उस बदलते भौतिक जीवन को मजबूती प्रदान करने के लिए यानी गौतम बुद्ध ने इस बदलते भौतिक जीवन को समझा और इस बदलते भौतिक जीवन को मजबूती प्रदान करने के लिए कर्जदार और दास के संबंध में ये नियम बनाए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखें बौद्ध धर्म का प्रभाव कला के संबंध में। बौद्ध धर्म का प्रभाव कला के क्षेत्र में देखें तो हम पाएंगे कि भारत में पूजा की जाने वाली पहली मानव मूर्तियां संभवतः बुद्ध की थी। कला के क्षेत्र में देखें तो हम पाएंगे कि भारत में पूजा की जाने वाली पहली मानव मूर्तियां संभवतः किसकी थी, बुद्ध की थी। यूपीएससी प्री और मेंस एग्जाम दोनों के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मेंस एग्जाम में भी फैक्ट को यूटिलाइज कर सकते हो और प्री एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कला के संबंध में देखें तो क्या पाएंगे कि भारत में पूजा की जाने वाली पहली मानव मूर्तियां संभवतः किसकी थी, बुद्ध की थी। और सेकंड पॉइंट देखें इस कला के संबंध में जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे देखें बोध गया जो बिहार में स्थित है, सांची एवं भरतपुर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। बोध गया जो बिहार में स्थित है, सांची एवं भरतपुर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे जो मूर्ति श्रृंखला हमें देखने को मिलती है, बोध गया और सांची एवं भरतपुर में जो मूर्ति श्रृंखला में देखने को मिलती है, इस मूर्ति श्रृंखला में बुद्ध के जीवन के बारे में, बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को दर्शाया गया है। बोध गया और सांची एवं भरतपुर में जो मूर्ति श्रृंखला में देखने को मिलती है, उस मूर्ति श्रृंखला में बुद्ध के जीवन के विभिन्न घटनाओं को दर्शाया गया है। बोध गया, सांची एवं भरतपुर में जो मूर्ति श्रृंखला में देखने को मिलती है, उस मूर्ति श्रृंखला में गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं को दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, कला के संबंध में जो दूसरा प्रभाव देखें, गुफा वास्तुकला की शुरुआत हुई। कला के संबंध में जो दूसरा पॉइंट है, कला के संबंध में जो तीसरा पॉइंट क्या है,
गुफा वास्तुकला गुफा वास्तुकला की शुरुआत हुई। गुफा वास्तुकला की शुरुआत हुई। गुफा वास्तुकला की शुरुआत के पीछे का क्या कारण है? तो जो बौद्ध भिक्षु थे, भिक्षुओं के निवास के लिए, भिक्षुओं के निवास के लिए, भिक्षुओं के निवास के लिए पत्थरों को काटकर, भिक्षुओं के निवास के लिए पत्थरों को काटकर गुफा का निर्माण किया गया। भिक्षुओं के निवास के लिए, भिक्षुओं के निवास के लिए गुफा को काटकर, भिक्षुओं के निवास के लिए पत्थरों को काटकर, भिक्षुओं के निवास के लिए पत्थरों को काटकर गुफा का निर्माण किया गया। इस कारण गुफा वास्तुकला की क्या होती है? शुरुआत होती है। अब ये एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध निरंतर लगातार अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते रहते थे। डेली वो कई किलोमीटर की यात्रा करते थे। लेकिन वो कौन सा टाइम था जब गौतम बुद्ध जो है जब आराम करते थे? तो जब वर्षा का समय आता था, वर्षा के समय में जो गौतम बुद्ध है उस समय केवल जो है गौतम बुद्ध क्या है? विश्राम करते थे। नहीं तो वर्षा के बाद के जो जितने भी मंथ हैं उन सभी मंथ में गौतम बुद्ध अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते थे वर्षा के समय में, क्योंकि वर्षा के समय में गौतम बुद्ध केवल विश्राम करते थे। तो ये जो भिक्षुओं के लिए गुफा वास्तुकला का निर्माण किया गया किस कारण से? क्योंकि वर्षा के समय में ताकि जा करके उस गुफा में रह सके, वहां पे अपना निवास स्थान बना सके, सुरक्षित उस गुफा में रह सके। तो वर्षा से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, वर्षा के समय में अपने आप को विश्राम करने के लिए ये जो गुफा होती थी, जो पत्थरों को काट के गुफा का निर्माण किया गया था, ये भिक्षुओं के निवास स्थान के रूप में काम करता था। इस गुफा वास्तुकला को आप गया जो बिहार में स्थित है यहाँ पे देख सकते हैं, नासिक जो महाराष्ट्र में स्थित है यहाँ पे देख सकते हैं। और इस गुफा वास्तुकला को आप गया की पहाड़ियों में देख सकते हैं जो बिहार में स्थित है। नासिक जो महाराष्ट्र में स्थित है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन गुफा वास्तुकला का विकास कहाँ पे हुआ? गया की पहाड़ियों में जो बिहार में स्थित है, और कहाँ पे? नासिक जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके साथ ही साथ बौद्ध धर्म का विकास कहाँ पे हुआ? कृष्णा नदी के बौद्ध कला, इसके अंतर्गत बौद्ध कला का विकास और कहाँ पे हुआ? बौद्ध कला का विकास और कहाँ पे होता है? कृष्णा नदी के किनारे और मथुरा में। बौद्ध कला का विकास और कहाँ पे होता है? कृष्णा नदी के किनारे होता है, और कहाँ पे होता है? मथुरा में होता है। अब इस कला के अंतर्गत देखें तो उत्तर पश्चिम भारत में एक नई कला का सृजन हुआ। इस कला के अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट है तो हम पाएंगे कि उत्तर पश्चिम भारत में एक नई कला का सृजन हुआ जिसे हम गांधार कला के नाम से जानते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में एक नई कला का सृजन हुआ जिसे हम गांधार कला के नाम से जानते हैं। और इस गांधार कला को यूनानियों के द्वारा और भारतीय शिल्पकारों के द्वारा बनाया गया। अब ये जो इसके बारे में, गांधार कला के बारे में जब हम मौर्य काल के बाद का चैप्टर जब हम मरणोत्तर काल डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम इस गांधार कला के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे केवल हमें इस बौद्ध धर्म के प्रभाव के अंतर्गत केवल इतना देखना है कि इस बौद्ध धर्म की कला के अंतर्गत देखें तो एक नई कला का सृजन हुआ जिसे हम गांधार कला के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम भारत में। और इस गांधार कला जो है किसके द्वारा बनाई गई? यूनानियों और भारतीय शिल्पकारों के द्वारा। ये जो गांधार कला है यूनानी और भारतीय शिल्पकारों के द्वारा बनाया गया। और इस गांधार कला में भारतीय और विदेशी प्रभाव दोनों देखने को मिलता है। इस गांधार कला में भारतीय और विदेशी प्रभाव दोनों देखने को मिलता है। अब बात है यूनानी की, तो यूनानियों के बारे में हम जब मौर्य काल आएगा तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को और डिटेल में। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट नोट के रूप में आप देख सकते हैं, पहली शताब्दी के बाद से, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, पहली शताब्दी के बाद से गौतम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण, पहली शताब्दी के बाद से गौतम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण श्रृंखलाबद्ध रूप से शुरू हो गया। यहां पे देखिएगा, पहली शताब्दी के बाद से गौतम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण श्रृंखलाबद्ध रूप से शुरू हो गया। पहली शताब्दी के बाद से गौतम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण श्रृंखलाबद्ध रूप से शुरू हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है।
तो आई होप दैट जितने भी पॉइंट थे मैं उन सभी पॉइंट का आंसर कर लिया। ये सभी पॉइंट यूपीएससी प्री और मेंस एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप दैट ये कॉन्सेप्ट और ये फैक्ट आज की क्लास में समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।